अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है भाई? अब सब लोगों का ठीक ठाक हैं जी। हमारी सीरीज़ चल रही थी फंडामेंटल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, जिसमें हम देख रहे थे वैल्यूएशन ऑफ लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़। तो आज हम ये देखेंगे कि बॉन्ड्स की वैल्यूएशन जो है ना, उसकी प्राइस और यील्ड में क्या रिलेशन है। जो बॉन्ड्स जो स्टॉक मार्केट में सेल परचेज होते हैं, जो उनकी प्राइस फ्लक्चुएट कर रही होती है, उसमें क्या रीज़न हो सकती है। आज हमने उस रीजंस को देखना है। सबसे पहले जी, कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ एन एनुअल कोपन बॉन्ड। ऐसा बॉन्ड जो एनुअल कोपन दे रहा है, उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे आप? द वैल्यू ऑफ अ कोपन बॉन्ड कैन बी कैलकुलेटेड बाय समिंग द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल ऑफ द बॉन्ड्स प्रोमिस्ड कैश फ्लो। कि उस बॉन्ड के ऊपर जो आपके साथ प्रॉमिस किया गया है कैश फ्लो का, फिक्स्ड अमाउंट का, उस सारों की क्या करनी है आपने? प्रेजेंट वैल्यू निकाल के सम अप कर लेना है। तो वो क्या कहलाएगी? उस बॉन्ड की प्राइस कहलाएगी, उस बॉन्ड की वैल्यू कहलाएगी। द मार्केट डिस्काउंट रेट अप्रोप्रिएट फॉर डिस्काउंटिंग द बॉन्ड्स कैश फ्लोज इज कॉल्ड द बॉन्ड्स यील्ड टू मैच्योरिटी। जिस रेट से आपने उसको डिस्काउंट करना है तमाम कैश फ्लोज को, वो क्या कहलाएगा? उसी बॉन्ड का यील्ड टू मैच्योरिटी होगा। जैसे मिसाल के तौर पे हम कंपाउंडिंग करते हैं किसी वैल्यू की, कंपाउंडिंग में उस वैल्यू के अंदर उसका प्रॉफिट भी शामिल होता है। तो अब हम क्या करेंगे? उस प्रॉफिट को सारे को निकाल देंगे, निकालने के बाद देखेंगे कि उसकी क्या वैल्यू बचती है। तो वो उसकी वैल्यू कहलाएगी बॉन्ड की। उस रेट पे हमें उसे ख़रीदना है। और उसी डिस्काउंट रेट को हम क्या कहते हैं? यील्ड टू मेच्योरिटी। कि अगर हम इस बॉन्ड को मेच्योरिटी तक हेल्ड रखते हैं, तो फिर हमारे पास जो रिटर्न आएगा उसको यील्ड कहा जाएगा, टिल मेच्योरिटी तक। इफ वी नो बॉन्ड्स YTM, वी कैन कैलकुलेट इट्स वैल्यू, एंड इफ वी नो इट्स वैल्यू मार्केट प्राइस, वी कैन कैलकुलेट इट्स YTM। तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं। अगर किसी बॉन्ड की हमें प्राइस पता है, तो हम ये चेक करना चाहते हैं अगर मैं आज इस बॉन्ड को इस प्राइस पे ख़रीदता हूँ और मेच्योरिटी तक हेल्ड करता हूँ, तो मुझे कितना रिटर्न मिलेगा। ठीक है। या अगर आपको कहा जाए जी इस बॉन्ड पे इतना रिटर्न है, तो बताएं ये कितने का होना चाहिए या कितने का आप इसे खरीदेंगे। दोनों सूरतों में सॉल्व किया जा सकता है। कंसीडर, अब एक एग्जांपल, अ न्यूली इशूड 5 ईयर 10% कोपन बॉन्ड, एनुअल पे बॉन्ड है, जिसके ऊपर 5 साल का बॉन्ड है और 10% उसका कूपन रेट है। फॉर $100 उसकी पार वैल्यू है। द कॉपन पेमेंट विल बी 10 एट द एंड ऑफ ईच ईयर। हर साल के एंड पर जाकर उसकी कूपन पेमेंट मिलेगी। $10 हो गए। एंड द $100 पार वैल्यू विल बी पेड एट द एंड ऑफ ईयर 5। और 5 सालों के एंड पे उसकी पार वैल्यू $100 भी वापस मिल जाएंगे। फर्स्ट लेट्स वैल्यू दिस बॉन्ड एज्यूमिंग दैट अप्रोप्रिएट डिस्काउंट रेट आल्सो कॉल्ड यील्ड इज 10%। हम एज्यूम कर लेते हैं कि मार्केट में भी वो 10% का ही सेल हो रहा है, मार्केट में भी रिटर्न 10% है। अब इसका मसलन क्या हुआ? कूपन रेट और इसमें 10% में डिफरेंस क्या हुआ? वो कह रहा है कि आपने मार्केट गए और वहां पे आपको पता लगा जी एक बॉन्ड सेल हो रहा है जिसका जो है ना 10% कूपन रेट मिल रहा है। तो उस वक्त फॉर दिस स्पेसिफिक टाइम आपका मार्केट रिटर्न भी 10 ही होगा। अगर मार्केट रिटर्न 10 नहीं है, तो फिर आप कभी भी उस इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, उस बॉन्ड को कभी परचेज नहीं करेंगे। आप मार्केट की इन्वेस्टमेंट पे चले जाएंगे, क्योंकि आप मार्केट में जब जाएंगे तो जो रिटर्न चल रहा होगा वही उस वक्त ऑफर किया जा रहा होगा, जो रेट चल रहा होगा उससे कम पे कोई भी ऑफर नहीं करेगा, नहीं तो उसकी कोई इन्वेस्टमेंट करेगा ही नहीं। ठीक है ना। इसकी मिसाल आप यूँ ले लें कि आप एक मार्केट में गए, वहाँ पे 2 से 3 बैंक्स अवेलेबल हैं। हर बैंक आपको ऑफर कर रहा है कि अगर आप हमारे पास डिपॉजिट करेंगे तो आपको 15% आपको इंटरेस्ट मिलेगा। तीनों बैंक्स ऑफर कर रहे हैं। तो अब आपके पास चॉइस है, आप जिसमें मर्जी परचेज कर लें। आप कहेंगे जी मार्केट में रिटर्न ही ये चल रहा है। लेकिन जैसे ही आपको पता लगा कि एक बैंक 17% दे रहा है, एक 15 दे रहा है, तो एक 16 दे रहा है, तो इसका मतलब अब मार्केट रेट डिफरेंस होगा। अब आप किसकी तरफ जाएंगे? हमेशा 17 वाले की तरफ जाएंगे, हायर रिटर्न पे जाएंगे।
तो ऐसा कभी भी नहीं होता, दोनों को फिर अपना रेट मेंटेन करना पड़ता है, नहीं तो फिर सारे एक के पास ही चले जाएंगे, सारे एक के पास इशू हो जाएंगे। तो ये है कि कूपन रेट भी उस वक्त 10% चल रहा है और मार्केट में भी वो रेट 10% ही चल रहा है, तभी तो वो 10% पे इशू हुआ है। तो अब हमने देखना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, हमें कितने पैसे इस बॉन्ड को खरीदने के लिए देने चाहिए। हमने क्या करना है, 10 यानी कि उसके 5 सालों का हमने 10 रुपीज़ को डिस्काउंट कर लेना है 10% से, क्योंकि मार्केट रेट 10% है। तो जब आप इस 10% से इसको डिस्काउंट करेंगे तो आपके पास वैल्यू 100 ही आएगी। ठीक हो गया। तो इससे अब हमने क्या अखज़ किया, इससे ये अखज़ हुआ कि जब मार्केट रेट और कूपन रेट सेम होते हैं तो बॉन्ड जो हैं वो पार पे ट्रेड होते हैं, ना उसकी वैल्यू कम होती है ना उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है। तो जब कूपन रेट और मार्केट रेट बराबर हो जाते हैं तो आपस में बॉन्ड किस पे शेयर होता है, पार वैल्यू पे। हाँ, जहां इन दोनों में डिफरेंस शुरू हुआ वहीं पे आपके बॉन्ड की प्राइस में भी फ्लक्चुएशन स्टार्ट हो जाएगी। अब एज्यूम कर लेते हैं जी, हमने एज्यूम किया है मार्केट रेट जो है ना वो 8% हो गया है। आपने बॉन्ड खरीदा, खरीदने के 1 माह बाद ही जो है ना मार्केट रेट चेंज हो गया, क्योंकि उस वक्त तो चेंज अगर होता तो आप कभी भी वो उस तरफ ना जाते, बल्कि आप वो बॉन्ड खरीदते, क्योंकि आपको पता है मार्केट में एक जगह पे 8% दे रहे हैं और बॉन्ड मुझे 10% दे रहा है, तो आप बॉन्ड ही खरीदते। लेकिन सिचुएशन ये नहीं है, हम कहते हैं चले बॉन्ड आपने खरीद लिया 10% पे, मार्केट में 10% ही रेट चल रहा था, कूपन रेट भी उसका 10 है, लेकिन जैसे खरीदा 1 महीने बाद अब वो जो डिस्काउंट रेट मार्केट में था, यानी कि सेम इन्वेस्टमेंट अगर आप कहीं और पे ढूंढ रहे हैं करने के लिए, तो आपको 8% का रिटर्न देगी। तो अब आपने क्या करना है, इस 8% को यील्ड टू मेच्योरिटी कंसीडर करके इसको डिस्काउंट कर लेना है। डिस्काउंट किया आपने तो आपके पास वैल्यू आ गई 107.99। अब इसने क्या शो किया, इसने ये शो किया कि अगर मार्केट रेट ऑफ रिटर्न लेस हो जाता है किससे, कूपन रेट से, तो आपका जो प्राइस बॉन्ड है वो आपका प्रीमियम पर सेल होगा। तो प्राइस ऑफ बॉन्ड और मार्केट रेट ऑफ रिटर्न में जो रिलेशन पाया गया वो इन्वर्स रिलेशन मिला हमें। क्या रिलेशन मिला, इन्वर्स। हमारा पहले डिस्काउंट 10% था तो हमारी वैल्यू 100 थी। अब जैसे ही हमने 10 से 8 कर दिया, अपना डिस्काउंट रेट घटा लिया, तो प्राइस क्या हो गई, 100 से 107 पर होगी। तो पहला रिलेशन ये सामने आ गया कि जी डिस्काउंट रेट अगर डिक्रीज होगा तो बॉन्ड की प्राइस इंक्रीज होगी, इनवर्स रिलेशन होगा। और अगर डिस्काउंट रेट इंक्रीज हो जाएगा कूपन रेट से, तो आपका वही बॉन्ड डिस्काउंट पे ट्रेड होना शुरू हो जाएगा। वही नेक्स्ट सिनेरियो में हम आ जाते हैं, आप डिस्काउंट रेट 12% कर लेते हैं, तो अब जब हमने 12% इसको डिस्काउंट किया सारे अपने कैश पेमेंट्स को, तो हमारी वैल्यू क्या आ गई, 92.79। तो ये आपके सामने हुआ रिलेशन, जो बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है कि इंटरेस्ट रेट जो होता है वो किसी भी बॉन्ड की प्राइस को तायुन में बड़ा काम आता है। वो जैसे ही उसमें फ्लक्चुएशन हुई तो जो फिक्स्ड आपकी इनकम आ रही है वो सारी की सारी आपकी क्या हो जाएगी, उसकी वैल्यूएशन चेंज हो जाएगी, उसका रिटर्न चेंज हो जाएगा। तो ये उसने इंटरप्रिटेशन दे दी, इफ द मार्केट डिस्काउंट रेट फॉर दिस बॉन्ड वर 12%, इट वुड सेल एट अ डिस्काउंट ऑफ 100 माइनस 22 दैट इज इक्वल टू 7.21। तो ये इतने डिस्काउंट पे वो आपका सेल होगा बॉन्ड टू इट्स पार वैल्यू। when bond yield increase, the present value of the bond payments its market value decrease. Here we also see that bond with a coupon less than its yield will be trading below par। ठीक हो गया, जो उसकी यील्ड है वो अगर हमारी जो यील्ड है वो कूपन रेट से कम पे ट्रेड होगी, मतलब यील्ड हमारी कम है और कूपन रेट ज़्यादा है तो हमारा प्रीमियम पे जाएगा, और अगर हमारी कूपन रेट लेस हो गया यील्ड से, मार्केट यील्ड से, तो फिर हमारा बॉन्ड डिस्काउंट पर जाएगा। कैलकुलेट सेमी एनुअल, ठीक हो गया, इसको रहने दें, ये इतना ख़ास नहीं है। अब हम चलने लगे हैं रिलेशन की तरफ कि इनके दरमियान में रिलेशन क्या बनता है, क्या क्या सूरत हाल हो सकती है। जी यहाँ पर आ जाएं जी, ये इलस्ट्रेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है।
वी समराइज द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड स्पेसिफिक बॉन्ड फीचर एज बिलो। अब ये वो फीचर्स हैं जो हमने ऊपर सारी डिस्कशन की, उसको हम यहाँ पे समराइज करने लगे हैं। नंबर 1 कह रहा है एट अ पॉइंट इन टाइम, कोई भी आप वक्त का एक तयन कर लें कि जी इस वक्त में हमने देखना है बॉन्ड को। द डिक्रीज इन बॉन्ड्स यील्ड टू मेच्योरिटी विल इंक्रीज इट्स प्राइस। तो किसी एक स्पेसिफिक टाइम की बात हो रही है, ये नहीं कि आप आज के वक्त को आप ये 2 महीने से बाद से कंपैरिजन कर रहे हैं। तो जब आपने वाइल्ड यील्ड टू मेच्योरिटी का कंपैरिजन करना है तो किसी एक टाइम पीरियड के अंदर रहकर ही आपने उसका कंपैरिजन करना है। वो कह रहा है कि अगर डिक्रीज हो जाएगा YTM तो प्राइस क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इसी तरह अगर YTM इंक्रीज हो जाता है तो प्राइस क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो इन्वर्स रिलेशन इसमें पाया गया। ये पहली समरी हमने देख ली। दूसरा कह रहा है अदर थिंग्स इक्वल, अगर दूसरी चीज़ें सेम रहें, यील्ड टू मेच्योरिटी भी ना चेंज हो, कूपन रेट भी ना चेंज हो, और उसकी बॉन्ड की मेच्योरिटी भी चेंज ना हो, मार्केट रेट भी चेंज ना हो जिसको कहते हैं, तो क्या होगा, द प्राइस ऑफ अ बॉन्ड विद अ लोअर कूपन रेट is more sensitive to a change in the yield than is the price of a bond with a higher coupon rate। ऐसा प्राइस बॉन्ड जिसका कूपन रेट कम है वो ज़्यादा सेंसिटिव कंसीडर होगा, उसकी प्राइस ज़्यादा सेंसिटिव होगी कि थोड़े से भी चेंजेस आने से इंटरेस्ट रेट में उस बॉन्ड की प्राइस पे ज़्यादा इफेक्ट होगा जिसका कूपन रेट कम होगा उसकी निस्बत जिसका कूपन रेट ज़्यादा है। तो लेस कूपन रेट वाले ज़्यादा सेंसिटिव बॉन्ड कंसीडर होंगे। नंबर 3 रिलेशन अदर थिंग्स इक्वल, अगर हम कहते हैं दूसरी चीज़ें इक्वल्स कंसीडर कर लें, उनमें कोई चेंजिंग नहीं आया, तो क्या होगा, द प्राइस ऑफ अ बॉन्ड विद अ लॉन्गर मेच्योरिटी इज मोर सेंसिटिव। अब मेच्योरिटी की बात आ गई, ऐसा प्राइस बॉन्ड जो ज़्यादा मेच्योरिटी रखने वाला है उसकी जो प्राइस होगी मार्केट प्राइस वो ज़्यादा सेंसिटिव होगी एज कंपेयर टू शॉर्टर मेच्योरिटी। हमें पता लग रहा है कि एक बॉन्ड हमारा 10 सालों का है और आज हम तीसरे साल पे खड़े हैं, तो हमें पता है हमारी अमाउंट 7 सालों बाद रिकवर होनी है। जो इंटरेस्ट रेट आज चेंज हो रहा है हमें क्या कंफर्म है कि अगले 7 सालों में इससे भी नीचे नहीं आएगा, इससे भी ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं करेगा। तो हम उसके बारे में ज़्यादा परेशान हो जाएंगे, ज़्यादा सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि इसको हम किसी तरह बॉन्ड को निकाल दें, किसी तरह इसके लॉस से बच जाएं। इसी तरह अगर एक बॉन्ड आपका शॉर्टर पीरियड का है, मतलब आपको पता है 2 साल उसके मेच्योरिटी में रह गए हैं, अब अगर प्राइस फ्लक्चुएट, रिटर्न फ्लक्चुएट होता भी है मार्केट का, तो हमें पता है कि जो हमें बॉन्ड की जो वैल्यू है वो पूरी की पूरी ही मिलनी है। ठीक है, तो इसको इस तरह के बॉन्ड को हम ज़्यादा सेंसिटिव नहीं लेंगे, हम इतना रिस्क बियर कर सकते हैं। तो चौथा रिलेशन क्या आ गया जी, द परसेंटेज डिक्रीज इन वैल्यू when the YTM increase by a given amount is smaller than the increase in the value when YTM decrease by the same amount। कहने का मतलब इसका ये कि हमें पता है YTM के चेंज होने से प्राइस चेंज होती है, ये हमने पहले 3 लाइनों में ये सीख लिया कि YTM का और प्राइस का इन्वर्स रिलेशन है आपस में। हमें ये भी पता लग गया कि YTM अगर इंक्रीज होगा तो प्राइस डिक्रीज होगी, YTM डिक्रीज होगा तो प्राइस इंक्रीज होगी। यहाँ पर भी यही लिखा हुआ कि YTM इंक्रीज तो प्राइस डिक्रीज, YTM डिक्रीज तो प्राइस इंक्रीज। लेकिन उसके कहने का मतलब यह है कि YTM जब इंक्रीज होता है तो जितने वैल्यू का इंक्रीज आने से चेंज आता है प्राइस में वो कम होता है उससे अगर YTM उतनी ही अमाउंट से डिक्रीज हो जाए। तो मिसाल के तौर पे हमारा YTM है 6%, हम कहते हैं YTM 6% से 7% करो, तो प्राइस में चेंज आना चाहिए, ऑब्वियसली आएगा। हमारा जो चेंज आया वो 1% हमने चेंज कर दिया YTM में, उधर से हमारी प्राइस में 10 रुपये का चेंज आ गया, ठीक हो गया, 10 रुपये हमारी प्राइस क्या हो गई, डाउन हो गई बॉन्ड की। लेकिन हम कहते हैं कि वही YTM अगर 1% हम डिक्रीज कर दें, 6 से 5 कर दें, तो अब वो 10 रुपये का चेंज बॉन्ड की वैल्यू में नहीं आएगा, वो बॉन्ड की वैल्यू में जो चेंज आएगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि YTM के इंक्रीज होने से जो चेंज आता है वो स्मॉलर होता है
उस चेंज से जो YTM के डिक्रीज होने से आता है। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे नीचे डायग्रामेटिकली देख लेते हैं। ले जी, ये हमने वाई एक्सिस पे बॉन्ड की वैल्यू ले ली और एक्स एक्सिस पे इसके मार्केट यील्ड ले लिया। बस ये इसका लास्ट टॉपिक होगा, लास्ट डायग्रामेटिकली अंडरस्टैंड करके हम इसको वाइंड अप करेंगे। हमने कहा जी 6%, 7%, 8%, 9%, 10% क्या है, मार्केट यील्ड चल रहा है। 8% वो यील्ड है जहां पर बॉन्ड जो है वो पार वैल्यू पे सेल होता है। इसका मतलब 8% अगर यील्ड है तो कूपन क्या हुआ, कूपन भी 8% ही हुआ। तो ये पार वैल्यू के कॉम्बिनेशन से ये डॉट बन गया। अब हमने रिलेशन अभी सीखा, इनमें इन्वर्स रिलेशन है, लेकिन एग्जैक्ट इन्वर्स रिलेशन नहीं है। जिस तरह का डिमांड की कर्व होती है, बिल्कुल सीधी लाइन होती है, प्राइस बढ़ा दें उतनी डिमांड कम हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे उतनी चेंज नहीं आता। यहाँ पे अगर हम ये YTM इंक्रीज करते जाएंगे तो प्राइस डिक्रीज तो होती जाएगी, लेकिन सेम अमाउंट से डिक्रीज नहीं होगी। इसीलिए इसकी कर्व ये गोलाई में है, सीधी कर्व नहीं है। तो यहाँ से आके ये बिल्कुल सीधी नहीं होगी, यहाँ से आके गोलाई में होगी, मतलब ये डिक्रीज तो होगी लेकिन थोड़ी थोड़ी कम डिक्रीज होगी। तो यहाँ पे देखें, ये लाइन बड़ी नज़र आ रही है और ये लाइन आपको छोटी नज़र आ रही है। तो वो यही कह रहा है कि YTM के इंक्रीज होने से जो चेंज आता है वो ज़्यादा आता है, और YTM के डिक्रीज होने से जो चेंज आता है वो कम आता है। तो ये इसकी डायग्रामेटिकली अप्रोच थी कूपन बॉन्ड की, कि जिसका रिलेशन हमने YTM के चेंज होने से देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह इसका मज़ीद रिलेशनशिप चेक करेंगे कि रिलेशनशिप क्या बनता है, किस सूरत में क्या उसकी प्राइस होगी, कितने पे ट्रेड होगा। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, क्योंकि इस तरह की जो एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोज़ हैं वो मैं अपने चैनल पर बनाता रहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।